तो ये एक वन शॉट वीडियो ऐसा होने वाला है जिसके अंदर आप यूनिट नंबर 4 के इन सारे टॉपिक की उन सारी पॉइंट को कवर कर लेंगे जिनसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे। हेलो प्यारो, इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो चौथी यूनिट है जहां आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके अलावा मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, उससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी, पॉइंटिंग वेक्टर, ये सारे टॉपिक आते हैं और इन सबसे जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आते हैं। इस थ्योरी के वीडियो के बाद आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के प्रैक्टिस का भी वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में आप देखोगे कि इन सारे टॉपिकों से जो कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उनसे जुड़े हुए आपके पास हम सवाल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और आप अगर उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको चौथी यूनिट से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आप समझ लीजिए कि आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर के कम से कम 25% क्वेश्चन इस वीडियो से सॉल्व कर सकते हो। 25% क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व होते हुए मिलेंगे। हमारा जो मिशन है 100% क्वेश्चन करने का, ये उसमें एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू। आप अगर अपना देखेंगे सिलेबस, देन यू विल सी अ टॉपिक कॉल्ड द कंटिन्यूटी इक्वेशन। यू विल गेट समथिंग कॉल्ड द कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखो बच्चों, मेरा जो अप्रोच है वो ये है कि फिजिक्स इज़ नॉट समथिंग जिसको आपको बहुत रटना पड़े या बहुत कुछ उसमें मेमोराइज करना पड़े, निमोनिक्स बनाने पड़े। इट इज़ अ वेरी इंट्यूशन बेस्ड सब्जेक्ट। एक इंट्यूशन, एक सेंस आप उसके प्रति डेवलप कर लोगे, देन इस विषय से ज़्यादा आसान कोई विषय नहीं है। बस वो सेंस आपको डेवलप करना, वो इंट्यूशन आपको डेवलप करना है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कंटिन्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी? मैथमेटिक्स में या वैसे भी अगर मैं कोई पॉइंट ए है और ए पॉइंट से हम यहाँ तक जा रहे हैं बी पॉइंट तक, तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूअस पाथ है। यानी कि सभी पॉइंट यहाँ पर आप देखो अप्रोच होते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सो कंटिन्यूटी मीन समथिंग विच इज कंटिन्यूअस, जो लगातार बना रहे, कहीं बीच में ब्रेक ना हो, कहीं बीच में कोई वेरिएशन ना हो। ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी की परिभाषा होती है। हम एक शाब्दिक अर्थ ले रहे हैं जो कि किसी विज्ञान से अलग, मतलब साइंस के अलावा वैसे कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। अब हम जब कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं तो जनरली फिजिक्स में कंटिन्यूटी जो होता है वो फ्लो के सेंस में कहा जाता है। कोई चीज़ फ्लो कर रही है, कोई चीज़ बह रही है। अगर कोई चीज़ बह रही है तो क्या वो लगातार बह रही है? लगातार बहने का मतलब है जो भी चीज़ बह रही है वो लगातार वहाँ उपलब्ध है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी का बहाव, मास फ्लो हो रहा है, पानी का मास फ्लो हो रहा है, बहुत सारा पानी फ्लो कर रहा है। ऐसे ही आप ट्रैफिक का फ्लो देखो, बहुत सारी गाड़ियां हैं, एक चौराहे दूसरे चौराहे के बीच में मूव कर रही है। एक चौराहे पे लाल सिग्नल होता है, गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। फिर जैसे हरा सिग्नल होता है वो चलना शुरू करती हैं। फिर अगले चौराहे पर मान लो लाल सिग्नल हो गया तो फिर वो जाकर के रुक जाती हैं। तो आप देखते हो कि जो ट्रैफिक का फ्लो है, जो गाड़ियों का फ्लो है, वो एक जगह पर रुका, फिर वो मूव किया, फिर रुका, फिर किसी चौराहे से देखते हो, अगर आप ऊपर ड्रोन से देखो तो आप एक पैटर्न देखोगे कि वो फिर बिखर गया, कोई इस रास्ते चौराहे पर चला गया, कोई सीधा चला गया, कोई बाएं चला गया, तो इस कोई यू टर्न ले लिया। तो इस तरह से हम बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं। तो वो भी ट्रैफिक का फ्लो, वहाँ पर आप फ्लो के सेंस में कह सकते हो। तो आप उस सेंस में भी कंटिन्यूटी इक्वेशन को लगा सकते हो। ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में है, एक इन सेंस में समझो, मान लो करंट है, तार में करंट फ्लो कर रही है। तो तार में करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है? तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे हैं। तो जैसे ट्रैफिक के फ्लो में गाड़ियां होती हैं, वैसे करंट के फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स अपना रोल प्ले करते हैं। अब गाड़ियां कम होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो अरबों खरबों की तादाद में होते हैं। तो हम जो कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये चार्जों के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन सब की बात कर रहे हैं, तो हम चार्जों के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। एक जरा सेंस, अगेन इंट्यूशन की बात सोचें। मान लीजिए आपके पास ये कोई ऐसा, आपने एक ड्रोन से आप पिक्चर ले रहे हो, तो ड्रोन ने देखा कि एक बहुत बड़ा टीन का शेड है। उस शेड में क्या होता है, इधर से कारें जब आती हैं इसके अंदर तो यहाँ से फ्लो दिखाई पड़ रहा है, इधर भी आपके कारें बाहर जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
तो अब आप ड्रोन से क्या देख रहे हो, आपको इस शेड के अंदर ये एक छत तक खूब बड़ा सा, मान लो इसे प्लेटफॉर्म पे नहीं होता, बहुत बड़ा शेड लगा होता है, टीन लगी होती है, कई 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 फीट लंबा चौड़ा वो शेड होता है, तो वैसा कोई शेड है। तो आप ड्रोन से देख रहे हो, तो ड्रोन से आपको ये सड़क दिखाई पड़ रही, ये सड़क दिखाई पड़ रही, लेकिन इस शेड के नीचे क्या हो रहा है नहीं दिखाई पड़ रही है। अब आपको यहाँ पर एक अजम्पशन मानना पड़ेगा कि जितनी गाड़ियां जिस तरह से एंटर की हैं उतनी ही बाहर निकल सकती हैं। किसी समय अगर कम निकल रही हैं तो इसका मतलब है इस शेड के अंदर कोई हो सकता है गराज जैसा होगा, जहां पर वो गाड़ियां अकुमुलेट हो रही, खड़ी हो रही हैं। जैसे मान लो इधर से कार गई, अंदर कुछ खड़ी हो गई, कुछ जो है बाहर निकल रही हैं। तो हम ये हमेशा कहेंगे कि जितना इनवर्ड फ्लो जा रहा है उसी इनवर्ड फ्लो का ही कुछ मात्रा आउटवर्ड फ्लो के रूप में दिखाई पड़ेगा, और कुछ होगा जो यहाँ अकुमुलेट हो जाएगा। इसका मतलब एक समय ऐसा भी आ सकता है जब यहाँ से कुछ फ्लो ना हो रहा हो, यहाँ कोई गाड़ी ना जा रहा हो, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ गाड़ियाँ बाहर निकल रही होंगी। तो जो बाहर निकल रही होंगी वो वही गाड़ियाँ होंगी जो यहाँ पर डॉक पे खड़ी होंगी, जो इस गैराज में खड़ी हैं, वही धीरे धीरे बाहर निकल रही। सॉरी। तो इस तरह से हम यहां पर ये कह रहे हैं कि इस शेड के अंदर ना गाड़ियां नई बनाई जा रही हैं, ना उनको काट के डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये मान के चलते हैं तो कार्स एंटर करती हैं, खड़ी रहती हैं, अकुमुलेट हो जाती हैं, जगह को घेर लेती हैं, फिर वही बाहर फ्लो करती हैं। तो दिस इज नॉर्मल कॉमन सेंस का बात है, जो कि हम ट्रैफिक फ्लो या एक कार के फ्लो में देख सकते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों को हमें एक्स्ट्रापोलेट करना है, एक्सटेंड करना है चार्जेस के लिए। तो चार्जेस के लिए भी यही हम बात कहेंगे कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर आप कोई एक आर्बिट्री वॉल्यूम बना लो, सपोज आपने कोई आर्बिट्री वॉल्यूम बनाया और आपने कहा अभी वॉल्यूम जो है, ये जो क्यूब है, इसका जो सरफेस एरिया है, मान लो सरफेस एरिया ए है, कितनी करंट इसके अंदर एंटर कर रही है, मान लो इसके अंदर आई करंट एंटर कर रही है। तो जब भी आई करंट को हम उस एरिया से डिवाइड करेंगे तो हम डिफाइन कर सकते हैं करंट डेंसिटी। नॉर्मली ये जो एरिया होता है इसका एक नॉर्मल होता है, एरिया अपने आप में एक नॉर्मल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर आप यहाँ पर ए को वेक्टर क्वांटिटी लोगे तो आप जे को भी एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर देख सकते हो। तो करंट इटसेल्फ हम वेक्टर नहीं कह रहे हैं, बट हम करंट डेंसिटी को एज अ वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक करंट का फ्लो हो रहा है। अब आप देखो कि सर यहाँ तो जे की डायरेक्शन, एन की डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये जे की डायरेक्शन जो होगी और जो एन की डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, एक जब करंट एंटर कर रही है, इधर से एंटर कर रही है, तो वहाँ पर एंटर करते समय दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जे इधर है, एन इधर है, और यहाँ पर जे और एन एक तरफ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक इनवर्ड डायरेक्शन है और आपके पास एक आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो इसमें से एक को आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा और किसी एक को निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि अगर इस स्पेस के अंदर कुछ एंटर कर रहा है, इस क्यूब के अंदर कुछ एंटर कर रहा है, तो उस जो अंदर एंटर कर रहा है उसके लिए मान लो हमने निगेटिव साइन लिया, और अगर कुछ बाहर जा रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन लिया, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसमें हम आउटवर्ड को निगेटिव भी ले सकते हैं, इनवर्ड को पॉजिटिव भी ले सकते हैं। कुल मिला के आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बाहर जाती हुई दिशा और अंदर आती हुई दिशा के बीच में एक निगेटिव और पॉजिटिव साइन का हमको अंतर रखना है, ठीक है। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दिस होल थिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स, अ वेरी ब्यूटीफुल लॉजिक, बट इसी चीज के होते हुए हम यहाँ पर एक कंटिन्यूटी इक्वेशन डिफाइन करते हैं, और वो कंटिन्यूटी इक्वेशन ऐसे होती है कि जे डॉट डेल डॉट जे इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर चार्जेस। अब इसका मतलब ये है कि किसी पॉइंट से, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से जो करंट का डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी करंट जो है जो यहाँ से डाइवर्ज कर रही है, इसी डाइवर्जेंस को हम डेल डॉट जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। व्हाट इज रो? रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। What is volume charge density?
चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन वॉल्यूम, कितना चार्ज इसके अंदर है और इसका कितना वॉल्यूम है। तो इस क्यूब के अंदर जितना चार्ज भरा हुआ है वो, और जो इसके अंदर वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको रो मिल जाएगा। और ये क्या दिखा रहा है, डेल रो बाई डेल टी। डेल रो बाई डेल टी मतलब इसके अंदर जो चार्ज है, जो डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो समय के साथ कैसे कम हो रही है, और माइनस साइन शो कर रहा है कैसे वो कम हो रही है। तो जब ये माइनस साइन शो हो रहा है कैसे कम हो रही है, तो आखिर बात ये है जब चार्ज यहाँ से कम हो रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं, तो वही चार्ज बाहर निकल रहे हैं, और उन्हीं चार्ज की वजह से आपको करंट डेंसिटी डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब जैसे ये बिल्कुल वैसा है जैसे सपोज ऐसे आपके पास एक खिलौना है, जैसे खिलौना है, ये प्लास्टिक की बॉटल है, इसमें इसके अंदर आपने पानी भरा है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे छेद बने हैं और ये छेद बंद हैं अभी। अब आपने क्या किया, इस बोतल को ऐसे दबा दिया, तो जैसे आपने इस बोतल को ऐसे स्क्वीज किया तो क्या हुआ, उन सारे छेदों से पानी बाहर निकल रहा है। तो जो पानी बाहर निकल रहा है, जो इसके जो डाइवर्ज कर रहा है, वो इसके अंदर जो पानी है, जो पानी की डेंसिटी है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है उसी हिसाब से तो ये सारा पानी बाहर निकल रहा है। तो वैसे ही इस वॉल्यूम में से जो चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, वही अल्टीमेटली करंट के डाइवर्जेंस के रूप में दिखाई पड़ रही है। गैराज के अंदर जो कारें खड़ी थी, जैसे समय के साथ वो कम होती जा रही हैं, तो कम हो कहाँ जा रही, गायब नहीं हो रही, बल्कि वो बाहर सड़कों पर आउटवर्ड फ्लो कर रही हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक जो कि इस कंटिन्यूटी इक्वेशन से शो हो रही है। ठीक है, ये है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आपको ये मैथमेटिकल टर्म यहाँ पर याद रखना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। अब हम एक दूसरा टर्म पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म। डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म मैक्सवेल्स इक्वेशन की ये बात होगी, लेकिन अभी हम मैक्सवेल्स इक्वेशन पे नहीं जा रहे हैं, पहले हम डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म की बात करते रहे हैं। जरा एक सिचुएशन के बारे में सोचें। सिचुएशन ये है कि आपके पास एक रजिस्टर है और आपके पास एक कैपेसिटर है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसके ये दो सिरे हैं, इन दो सिरों के बीच में हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया है। V पोटेंशियल अप्लाई होने की वजह से इस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो कर रही, रजिस्टर से होकर करंट फ्लो कर रही है I1, और फिर यहाँ करंट फ्लो हो रही कैपेसिटर से, और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, और फिर यही करंट सर्कुलेट कर रही है इस पूरे सर्किट के अंदर। अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ द किरचॉफ लूप फॉर्मेशन। नाउ आई हैव अ डाउट, आई हैव अ क्वेश्चन। यहाँ तो रजिस्टर है लेकिन यहाँ तो कैपेसिटर है। अभी कैपेसिटर की प्लेटें एक दूसरे से अलग है, मान लो बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इज अनदर क्लास ऑफ इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक आर मटेरियल जो कि एक तरह के इंसुलेटर होते हैं, बट उतने सख्त इंसुलेटर नहीं होते। सख्त इन सेंस बिल्कुल भी करंट को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि ये ऐसे इंसुलेटर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा अपने रवैये को थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा जनरस किस्म के होते हैं, दयालु किस्म के इंसुलेटर्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पर ठीक अपने चार्जों को थोड़ा सा हिलने डुलने का मौका देते हैं, सो दैट वो पोलराइज हो जाएं, जो कि हमने आपको पढ़ाया है इससे पहले वाला जो यूनिट नंबर 1 के आपके पास 15-16 वीडियो हैं, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में इस डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की बात की है। तो वैसा कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो दो करंट फ्लो कर रही हैं I1 और I2, इन दोनों में व्यवहार में अंतर तो होगा ही। क्यों अंतर होगा, क्योंकि ये करंट रजिस्टर से होकर फ्लो हो रही है। अब रजिस्टर के साथ क्या है, रजिस्टर एक तार है जिसका अपना गुण है, उसका अपना रेजिस्टेंस होता है। तो जो करंट डेंसिटी यहाँ से फ्लो करती है, इस जगह से जो करंट डेंसिटी फ्लो करती है, जिसको हम कहते हैं जो कंडक्शन हो रहा है यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू, वो होता है सिग्मा टाइम E। दिस इज करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। अब यहाँ पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर लगी ही होगी, और ये क्या है, ये कंडक्टिविटी है इस मीडियम की, जो रजिस्टर है इसकी कंडक्टिविटी है। तो ये जो फार्मूला है वो दिखा रहा है कि करंट डेंसिटी का यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, इस जगह पर करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम हमें यहाँ पर है कि यहाँ तो दो प्लेटों के बीच में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ये सर्किट कैसे पूरा हो रहा है। अब यहाँ पर मैक्सवेल जो थे, तो मैक्सवेल आइडिया कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा होता है कि इस तरह की तो बात नहीं हो सकती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करते होंगे।
जंप तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि चार्जों के फ्लो को सपोर्ट नहीं करता, आखिर उस मीडियम से जंप करके चार्ज तो यहाँ जाएंगे नहीं कि इस करंट को फ्लो कराते रहें। तो जो समस्या है ये वाला हिस्सा, यहाँ क्या होता होगा, इस जगह पे क्या होता होगा, इस जगह पे क्या होता है, इसका जवाब देने के लिए मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म की एक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म काम देता है। तो उन्होंने दो तरह करंट की बात की। दो तरह करंट, वो करंट जो तार से होके बहती है, रजिस्टर से होके बहती है, दैट इज द कन्वेंशनल करंट, द कंडक्शन प्रोसेस वाली करंट होती है। और जो दो प्लेटों के बीच में करंट का फ्लो होता है, उसको उन्होंने नाम दिया कि दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। I am going through a very basic detail. I am not entering into the BSc level mathematics, divergence, curl, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक इंट्यूशन जो मैंने शुरू से ही कहा उसको डेवलप करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म का फैक्टर आना चाहिए। आपने कहा ओके ठीक है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म आएगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म का नेचर कैसा होगा? क्या ये चार्जों की वजह से बहने वाली करंट है? नहीं, चार्जों की वजह से बहने, यहाँ कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो अरे भाई मैंने तो यही पढ़ा है कि करंट इज व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड द करंट। एंड आप ये कह रहे हो कि इन प्लेटों के बीच में कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, then how dare you to say current? हिम्मत कैसे हुई आपकी इसको करंट कहने की? तो मैंने कहा देखो बेटा, ऐसा एक ही परिभाषा नहीं है, एक ही परिभाषा नहीं है करंट को डिफाइन करने की। ठीक है, शुरुआती में आपने पढ़ा है करंट, वो करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू यूनिट टाइम इन थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बट करंट की एक और खासियत होती है। करंट की खासियत होती है कि जब करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ करंट। तो यहां पर क्या होता है, यहां मैं इसको डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस करंट की वजह से इस गैप में एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है। तो जहां जहां कंडक्शन हो रहा है, जहां जहां ये तार फ्लो कर रहे हैं, यहां एम्पियर के लॉ के हिसाब से तो एक मैग्नेटिक फील्ड है ही है, करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती ही है। लेकिन इन दो प्लेटों के बीच में जहां की ये नॉर्मल चार्जों के फ्लो वाली करंट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए मैंने उसको वहां पर कहा कि वहां जो भी इफेक्ट है वो करंट वाला ही इफेक्ट होगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज हाउ द टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ इस वजह से यहाँ करंट टर्म आया। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। सर आप क्यों कह रहे हो? तो बच्चा समझो कि 1840 की बात मैं कह रहा हूँ, आज से 1940 कितना हो गया, 180 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। तो उस समय क्या थे, हमारे डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल मॉडल एग्जिस्ट करते थे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड इन सेंस मतलब हमारे मनुष्य जाति में, साइंटिस्टों के बीच में, जिसमें से एक मॉडल ये कहता था कि ये जो चार्ज वार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, एटम की डिस्कवरी इस तरह से हमारे सामने नहीं हुई थी, इतने प्रोफाउंड तरीके से हमें जानकारी नहीं थी, तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करने कुछ मैकेनिकल मॉडल होते थे। हीट के फ्लो के लिए कैलोरिक थ्योरी होती थी और करंट के फ्लो के लिए भी ऐसी ही कुछ थ्योरी थी। तो उस मैकेनिकल मॉडल में ये माना जाता था कि कुछ मैकेनिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर से कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, और उन्हीं मॉडलों के तहत, वो इतिहास की बात है, वो फिजिक्स के इतिहास की बात है, जब मैक्सवेल ने अपने बुक में लिखे थे, तो उन मॉडलों के आधार पर उस समय के हिसाब से मैक्सवेल ने इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रखा था। अब ये उस समय जब रखा गया था तब रखा गया था, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं बनता। अब वो अपनी जिज्ञासा का विषय है। जो हिस्ट्री को रिसर्च करते हैं, जो हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं विज्ञान की, उनके लिए बहुत इंटरेस्ट का विषय है कि आखिर ये नाम आया कहाँ से और क्यों ये नाम आज तक चल रहा है। 1840 के करीब मैं मान रहा हूँ अगर ये नाम आया है, तो आज 180 साल बाद, जबकि पूरी फिजिक्स की दुनिया में इतनी सारे बदलाव आ चुके, रिलेटिविटी आ चुकी है, एटॉमिक मॉडल आ चुका है, क्वांटम थ्योरी आ चुकी है, इसके बावजूद भी हम डिस्प्लेसमेंट करंट को अभी भी क्यों रखे हैं? तो उसके भी अपने कारण हैं, अपने इसके मसले हैं। खैर, तो यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म मैक्सवेल ने बताया। अब उस डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म के बारे में मैं थोड़े से मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट करंट के टर्म की मैथमेटिक्स क्या होती है। देखिए, अगर हम बात करें कि करंट की, तो नॉर्मली करंट क्या होता है? आपने कहा करंट जो होता है वो होता है dq/dt। ठीक है, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है CV, आपका कैपेसिटर है जहाँ वोल्टेज लगा है। तो अगर आप यहाँ पर I2 की वैल्यू को रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा C dV/dt।
सी क्या होता है, सी जो है वो ए बाई डी होता है। भाई इन दोनों कैपेसिटर के बीच की दूरी डी है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है। अगर डाइलेक्ट्रिक भरा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन हो जाएगा, परमिटिविटी उसकी। तो अब आपके पास I2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपके पास I2 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन ए बाई डी डी बाई डी टी ऑफ वी। अब V बराबर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E है और इनके बीच की दूरी D है तो V जो होगा E टाइम D हो जाएगा। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A बाई डी। यहाँ से रुक जाओ, यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो D बाई डी टी ऑफ E टाइम D। टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके चार्ज का मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रही है। तो डी बाहर निकाल दें, तो एप्सिलॉन ए बाई डी, डी बाहर निकाल दिया तो डी ई बाई डी टी, डी कैंसिल हो गया। तो I2 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन ए डी ई बाई डी टी। अगर ए को यहाँ डिवाइड कर दें तो ए को मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया इज करंट डेंसिटी। तो आपके पास जो करंट डेंसिटी आ गई दैट इज द एप्सिलॉन टाइम डेल ई बाई डेल टी। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि जो जिस डिस्प्लेसमेंट करंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जो चार्जेस हैं, जो इन प्लेटों के ऊपर चार्ज हैं, दे आर चेंजिंग। ओके, द चार्जेस आर चेंजिंग ऑन द प्लेट। Since the charges are changing, therefore the electric field is changing, और electric field changing होने की वजह से there exists a current density equivalent a current density effect। तो ये जो current density effect होता है, इसी को हम displacement current density कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह की current density, एक conventional या कंडक्टर्स की वजह से, आई एम जस्ट फम्बलिंग विद द वर्ड्स। सो कंडक्शन की वजह से जो करंट डेंसिटी, जो नॉर्मल करंट डेंसिटी होती है वो है, और एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। सो ओवरऑल हमारे पास जो टोटल करंट डेंसिटी है दैट इज द जी कन्वेंशनल कंडक्टर में है, और दिस जी डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है वो सिग्मा टाइम ई के बराबर है, और ये एप्सिलॉन टाइम डेल ई बाई डी टी की इक्विवेलेंट है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म। ओके, अब इसका हम उपयोग आगे देखेंगे, आगे मैक्सवेल ने इसको कहाँ उपयोग किया था वो तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म यहाँ पर बता दिया। अब अगर हम करंट की बात करें तो जरा देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपने देखा ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट करंट हुई, I2 जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हो गई। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी में E आता है, लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे तो I2 बराबर क्या था, I2 बराबर था एप्सिलॉन ए डी ई बाई डी टी। आपको मालूम है कि जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो E टाइम A होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस के आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम इस A को इसके साथ में ऐसे कर सकते हैं, सेम E और A के बीच में cos थीटा अगर 0 है तो ये हो जाएगा I2 बराबर एप्सिलॉन टाइम डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई डी टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के लिए ये होता है। अंतर देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट जब दोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जब बात करोगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात करोगे। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी टर्म। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब बताऊंगा मैक्सवेल्स इक्वेशन। What are the Maxwell's equation? Maxwell's equation क्या है, Maxwell's equation की क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बीएससी लेवल पे जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उसमें आपसे पूछा जा सकता है। जस्ट लेट मी चेक। ओके, मैक्सवेल्स ने बेसिकली क्या किया था, मैक्सवेल ने अपने समय में इलेक्ट्रिक फील्ड एक देखो होता क्या था, 1840 की बात करें
तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट विषय थे रिसर्च के। हालांकि मैक्सवेल ने सीधे तौर पर न्यूटन ने सीधे तौर पर इन पर बहुत सारा काम नहीं किया था, लेकिन न्यूटन के बाद मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स को डेवलप होने के बाद ये कुछ ऐसे विषय थे जिनके ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में खोजबीन चालू हुई, रिसर्च चालू हुई। ओके, सो कूलम्ब, एम्पियर, आपके वोल्टा और गैल्वेनो, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट उस ज़माने में थे जिन्होंने तमाम तरह के ऑब्जर्वेशंस लिए थे। तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में एक ब्रांच थी, मैग्नेटोस्टैटिक या मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी अपनी एक ब्रांच थी, और एक बड़ा व्यक्ति उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे, दैट वाज द फैराडे, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे हिमसेल्फ एक बहुत बेहतरीन रिसर्चर रहे हैं, बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंटलिस्ट फिजिसिस्ट रहे हैं। उन्होंने इनके बीच में एक इंटर रिलेशन देखा था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एंटायरली दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, हम उनमें आपस में एक संबंध देख सकते हैं। उन्होंने ही ये पहली बार देखा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो किसी सर्किट में तो उसके अंदर एक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन जिसको हम फैराडे लॉज ऑफ इंडक्शन के फॉर्म में जानते भी हैं। तो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल जब आते हैं तो ही वॉज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, डेफिनेटली ही वॉज अ सुपर मैथमेटिशियन। तो अपनी मैथमेटिकल जिज्ञासा, मैथमेटिकल ज्ञान के आधार पर वो क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक की फील्ड पर। हालांकि गॉस का भी वो ज़माना था, तो गॉस भी मैथमेटिक्स में काम कर रहे थे, वो भी गॉस लॉ वगैरह प्रपोज कर रहे थे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो समय था मैक्सवेल का जब गणित ने काफ़ी हद तक जो फॉर्मुलेशन का तरीका था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चेंज कर दिया, मैग्नेटोस्टैटिक का चेंज कर दिया। तो मैक्सवेल क्या करते हैं, जितनी महत्वपूर्ण इक्वेशंस होती हैं जिनको वो महत्वपूर्ण समझते हैं और जो उनके समझ के हिसाब से महत्वपूर्ण थे, उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं सो दैट कि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अप्लाई कर सकें, और उन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन को ही हम कलेक्टिवली मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। उसमें से एक जो उनका इंपॉर्टेंट योगदान था वो था डिस्प्लेसमेंट करंट के टर्म का खोज करना, और जो कि उस मैक्सवेल्स इक्वेशन टर्म को और ज़्यादा उपयोगी बना देता है। तो देखो 4 इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन जो होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो उस समय क्या होता है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो इज द करंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कई बार क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है डी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम ई होता है। एप्सिलॉन नॉट को ई से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको डी मिल जाएगा। तो अगर आप इस एप्सिलॉन को यहाँ से हटा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डी। तो ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन को थोड़ा और क्लीन फॉर्म में लिखने का ये एक तरीका है। ऐसे एक दूसरा तरीका होता है, एक दूसरा इक्वेशन है कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। ओके, तीसरी इक्वेशन जो थी, जो कि फैराडे की इक्वेशन थी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन जो थी दैट इज द डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू टाइम जे। तो अगर अभी मैं 4 इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड द गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस इज नॉट अ वेरी गुड नेम, आई जस्ट डोंट लाइक दिस नेम, ऑल्दो इसके कोई ऐसा कोई नहीं, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात नहीं है, बट दिस इज नॉट अ वेरी वेल एक्सेप्टेड टर्म। दिस इज कॉल्ड द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। कुछ लोग इस नाम मिलते जुलता नाम रख रहे हैं। दिस इज द फैराडे लॉ, दिस इज द फैराडे लॉ एंड दिस इज द एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। मैं एम्पियर लॉ ही लिख रहा हूँ। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार इन लॉ को ऐसे लिख देंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेंगे, इनका नाम पूछ लेंगे, तो आपको ये नाम याद रखने, क्रम भी याद रखें, क्रम मत चेंज करिएगा। दिस इज द गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक, दिस इज द फैराडे लॉ, दिस इज द एम्पियर लॉ। अब जरा सा बारी बारी से इनकी उपयोगिता के बारे में बात करते हैं, कह रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 है जो गॉस लॉ है, वो ये कह रही है कि अगर कहीं किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज रखे, मान लो बहुत सारे चार्ज रखे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी रो है, अगर ये है तो इनसे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी
वो लगातार बाहर डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइनें हमेशा बाहर निकलती हैं, तो आपको इन इलेक्ट्रिक लाइनों का डाइवर्जेंस दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, कहीं पर चार्ज रखा है तो चार्ज चारों तरफ लाइनें निकलेंगी, बहुत सारा चार्ज रखा है तो बहुत सारा लाइनें निकलेंगी, तो डाइवर्जेंस चूँकि बिखराव को बताता है, तो अगर ये रो ज़्यादा है यानी नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक लाइनों का बिखराव भी ज़्यादा होगा। दिस इज अ वेरी ऑब्वियस काइंड ऑफ थिंग, है ना। जैसे जितनी जितना 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 गुलाब रखोगे उतनी खुशबू आएगी। आपने एक गुलाब का फूल रखा कमरे में, थोड़ी खुशबू रहेगी। खिड़कियां, अगर खिड़कियों से आपको हल्की खुशबू आएगी। आपने एक पूरा बेड भर करके, एक पूरा बड़ा सा कार्टन भर करके वहां पे गुलाब रखे हैं, तो ऑब्वियस बात है खुशबू की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। आपको उसी खिड़की पे, कमरे के बाहर खिड़की पे खड़े होगे तो ज़्यादा खुशबू आप महसूस करोगे, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ सोर्स, बिग सोर्स अमाउंट वहाँ पर रखा हुआ है। तो वैसा ही ऑब्वियस सी बात यहाँ पर कह रही है, और ये लाइनों का डाइवर्जेंस होना इस लेफ्ट टर्म को दिखा रहा है। सो दिस इज द गॉस लॉ। सेकेंड क्या है? दिस इज द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। डेल डॉट बी जीरो है, इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, चुंबक है उसके में एक नॉर्थ साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से लाइनें निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, और हम फर्दर मान सकते हैं कि साउथ से अंदर ही अंदर नॉर्थ में मिल जाती हैं, तो लाइनें क्या है, हमेशा एक क्लोज लूप ट्रेवल कर रही हैं। आप अगर इस चुंबक को तोड़ भी दोगे, तो अगर आपने तोड़ दिया तो आपके पास एक नॉर्थ एक साउथ फिर बन जाएगा। आपने फिर तोड़ दिया तो फिर एक नॉर्थ एक साउथ बन जाएगा। आपने फिर तोड़ दिया तो फिर एक नॉर्थ एक साउथ बन जाएगा। क्योंकि चुंबकों में ये व्यवहार होता है, चुंबक, अभी एटॉमिक थ्योरी की बात हो गई, ऐसा क्यों होता है, तो चुंबकों में ऐसा व्यवहार होता है कि अगर आप उसको तोड़ते जाओ तो हमेशा उसमें नॉर्थ साउथ पोल बनते जाएंगे। आप कितना भी छोटा कर दो, इतना छोटा कि सिंगल एटम की सिंगल ऑर्बिट में आप ले जाओगे तब भी उसमें एक सिरा नॉर्थ एक सिरा साउथ होगा। तो इसका मतलब है नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। तो अगर हम इस चुंबक को किसी चारों तरफ से किसी बाउंड्री से घेर दें, ताकि हम ये देख पाएं कि इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइन बाहर निकल रही हैं, तो हम देखेंगे कि उसके अपोजिट एरिया से उतनी लाइनें एंटर करेंगी। तो अगर यहाँ पर अगर फ्लक्स आप 5b मानोगे प्लस में, तो यहाँ से आपको फ्लक्स मानना पड़ेगा 5b माइनस में। इस तरह से कि इस पूरे वॉल्यूम पर टोटल जो फ्लक्स होगा वो दोनों कैंसिल होकर के जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे जितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं उतनी लाइनें अंदर एंटर कर रही हैं, तो इसका मतलब फ्लक्स कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। तो सेम अमाउंट में लोग जा रहे हैं, सेम अमाउंट में लोग अंदर आ रहे हैं, तो नेट वैल्यू तो वहाँ पर चेंज की जीरो हो जाएगी। यहाँ पर क्या था, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज थे, तो सिर्फ बाहर इलेक्ट्रिक लाइनें बाहर ही निकल रही थी, कुछ भी अंदर नहीं आया। ऐसा नहीं हो रहा था कि कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे आकर के पॉजिटिव चार्ज पे मर्ज कर रही हो, क्योंकि जो पॉजिटिव हो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव सेम नहीं है। हाँ, अगर इसके अंदर प्लस और माइनस दो चार्ज रखे हैं और फिर आपने घेर लिया, तो उस केस में टोटल फ्लक्स जीरो होगा, लेकिन उस केस से फिर टोटल डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी, उस मतलब टोटल नेट चार्ज तो उनका भी जीरो हो जाएगा। तो खैर ये सब डिटेल की बातें हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट इक्वेशन तो गॉस लॉ को शो कर रही है, सेकेंड इक्वेशन शो कर रही है कि मैग्नेटोस्टैटिक की ये कहती है कि देयर एग्जिस्ट नो मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल का मतलब है ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास केवल एक ऐसा चुंबक हो जिसमें नॉर्थ हो और एक ऐसा चुंबक हो जिसमें साउथ हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा होता तो इनको हम नाम क्या देते, मैग्नेटिक मोनोपोल। दिस विल बी कॉल मैग्नेटिक मोनोपोल, बट मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए आपकी ये सेकेंड इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है। ये पूछा जाता है, ये बिल्कुल पूछा जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि डेल डॉट बी जीरो होता है, इसका फिजिकल मतलब क्या है। दिस मीन्स दैट देयर इज नो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, यानी इंडिविजुअल नॉर्थ या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड इक्वेशन जो है वो फैराडे लॉ कहती है, वो ये कहती है कि अगर किसी क्लोज सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज करो तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो कि अल्टीमेटली एक इंड्यूस करंट को जनरेट करेगी। ये फैराडे लॉ है, 12th का ये लॉ है। फोर्थ इक्वेशन ये कहती है कि अगर कहीं करंट डेंसिटी है, यानी कहीं करंट फ्लो कर रही है, तो वहां पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। अब यहां पर आते हैं मैक्सवेल, और जो मैंने आपको शुरुआत में वो कैपेसिटर और रजिस्टर वाली बात बताई थी, उस तर्क के हिसाब से मैक्सवेल कहते हैं कि अगर हमारे पास किसी स्थिति में करंट दो तरह की हो सकती है, एक मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। एक तो कोई करंट, स्टडी करंट, मतलब जो समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर किसी जगह पर
एक्चुअल चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो मैक्सवेल एक नई सलाह देते हैं यहाँ पर कि प्रभाव, दो तरह का प्रभाव होता है, एक तो करंट फ्लो की है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, और एक कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हुआ तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो था ये तो नॉर्मल कंडक्शन करंट डेंसिटी वाली बात थी। उसके बाद फिर उन्होंने म्यू नॉट को वैसे रखा, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस, और ये कह दिया कि डेल ई बाई डेल टी। तो ये एक एक्स्ट्रा टर्म उन्होंने इस इक्वेशन में ऐड कर दिया, और ये कौन सा टर्म है, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म। आप कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों किया, तो जरा देखो नॉर्मली फार्मूला क्या था, नॉर्मली फार्मूला था डेल क्रॉस बी बराबर म्यू टाइम जे, और मैंने आपको लिख के दिखाया था यहाँ पर कि जो टोटल करंट डेंसिटी होती है उसमें एक हिस्सा होता है कंडक्शन का और एक हिस्सा होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो अब आपको जो टोटल करंट डेंसिटी है इसमें हो जाएगा जे कंडक्शन प्लस जे डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा म्यू, इसको हम जे कंडक्शन को जे लिख दें और इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन डी ई बाई, चलो डी ई बाई डी टी कर दें। फ्री स्पेस की बात करें, चूँकि यहाँ फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी लिख दें, तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा म्यू नाइट जे, ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मैं बार बार टोटल लिख दे रहा हूँ, डी ई बाई डी टी। तो दिस इज सेम लॉ। तो इसे कहा जाता है, इतना तो एम्पियर लॉ था, ये हिस्सा मैक्सवेल ने जोड़ा, सो दिस होल इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये चारों इक्वेशन, इनको अब हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। दिस गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक, दिस फैराडे लॉ एंड दिस एम्पियर मैक्सवेल लॉ, या मॉडिफाइड एम्पियर लॉ भी कहा जाता है। मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, दिस इज कॉल्ड द 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस में क्या होगी। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां ना कोई करंट है ना कोई चार्ज है। खुद ही देखो, अगर कोई करंट नहीं है तो क्या करंट डेंसिटी होगी, नहीं होगी। ये जो कंडक्शनल करंट डेंसिटी है ये नहीं होगी, और कोई चार्ज डेंसिटी नहीं होगी। लेकिन फ्री स्पेस एक ऐसी जगह है जहां मैग्नेटिक एनर्जी रहती है, जहां इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है, और वो मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। तो आपकी जो फ्री स्पेस की बात होगी, अगर मैक्सवेल इक्वेशन को फ्री स्पेस में लिखने की बात आए तो आप पहली इक्वेशन में रो आपका 0 हो जाएगा, तो डेल डॉट डी 0, फिर डेल डॉट बी 0, सेकेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फोर्थ पे डेल डॉट बी, अगर ये 0 हो जाएगा जे, बिकॉज फ्री स्पेस में जे 0 होता तो दूसरा टर्म बचा रह जाएगा, तो म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। आप जरा देखें, इस टर्म के आने की वजह से हमारी इक्वेशन में एक सिमेट्री आ गई। फ्री स्पेस में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, डाइवर्जेंस इसका भी 0, डाइवर्जेंस इसका भी 0, सिमेट्री है। यहाँ कर्ल है ई का, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के साथ चेंज बी पे डिपेंड करता है। यहाँ है कर्ल बी का, वो टाइम के साथ चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ डी बी बाई डी टी है, यहाँ डी ई बाई डी टी है, यहाँ डेल क्रॉस ई है, यहाँ डेल क्रॉस बी है, यहाँ डेल क्रॉस डी 0 है तो यहाँ डेल क्रॉस बी 0 है। तो इस टर्म के होने की वजह से, डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म के होने की वजह से मैक्सवेल्स इक्वेशन में एक सिमेट्री, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इन सब की सहायता से मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने अल्टीमेटली इस तरह की एक इक्वेशन डेवलप की जिसको कि हम नाम देते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स वेव, नो नॉट मैक्सवेल्स इक्वेशन, दिस इज द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर आती है। ये जो खोज थी अपने समय की, बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, क्योंकि इस तरह से मैक्सवेल ने शो कर दिया था कि अगर आप इन 4 इक्वेशन को ठीक से सॉल्व करो अलग अलग सिचुएशन में, और फ्री स्पेस में तो खास तौर पर इन इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो बताएगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है। तो इस तरह से मैक्सवेल प्रूव कर चुके थे, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था कि जो लाइट है इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व की जा सकती है, एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेलोसिटी इस तरह से एक फार्मूले से निकाली जा सकती है। क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी से पहले लाइट के बारे में प्रयोग किए जाते थे, तमाम तरह के डिफरेंट टाइप के प्रयोग होते थे, एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जिससे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसकी वेलोसिटी निकाली जाती थी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसका व्यवहार निकाला जाता था कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो कैसा बदलता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसका रिफ्लेक्शन, ट्रांसफ़र एक मीडियम से दूसरे मीडियम, रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें देखी जाती थी, इंटरफेरेंस वगैरह भी एक प्रयोग के थ्रू होते थे। लेकिन ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसने सबको बदल दिया, एक तरह से मॉडिफाई कर दिया कि नहीं भाई, आप प्रयोगों के द्वारा भी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन कर सकते हो। और उसी की वजह से आज की डेट में हमारे पास इतना कुछ है जो डेवलप्ड है, इतने सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ हम इसी इक्वेशन के थ्रू ही देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही होती है तो जिस दिशा में जा रही होती है उस दिशा में अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। तो जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/μ0 E क्रॉस बी। अगर हम इस क्वांटिटी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ μ0 से कर दें, तो S बराबर हो जाएगा E क्रॉस H। नाउ व्हाट इज H? B/μ0 H होता है, तो S बराबर E क्रॉस H हो जाता है। ठीक है, ये फैक्टर है आपका। अगर किसी समय E और B के मैग्नीट्यूड का रेशियो लोगे तो हमेशा C आता है। ये जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट का, वो C होता है। और साथ ही साथ अगर E और B को डिवाइड करोगे तो E और H को डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आती है μ/ε0, जो 376 ओम आती है। इसे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं। ये सारे कुछ फार्मूले मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, जस्ट फार्मूले बता रहा हूँ, इनकी इनसाइट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है इतनी सारी थ्योरी पढ़ लो तो पर्याप्त रहेगा आपके लिए, कम से कम यूनिट नंबर 4 के मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अलावा कुछ चीज़ें छोटी मोटी बचेंगी, वो हम जब MCQ का वीडियो बनाएंगे आपको अपलोड करेंगे, उसमें भी वो सब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इतना पढ़ने के बाद अब आप जब MCQ देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, उसका सेंस लगेगा, और जब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अडॉप्टेबल लगेगा। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज के लिए, अगले क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।